नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिनों देश के सबसे बड़े सी ब्रिज अटल सेतु की सौगात मुंबई के लोगों को समर्पित की है। अब मुंबई से नवी मुंबई के 2 घंटे के थकाऊ सफर को MTHL यानी मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक के जरिए महज 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। 22 किलोमीटर लंबे इस सी ब्रिज का 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र में होगा। 18,000 करोड़ की लागत से बने इस ब्रिज की बारीकियों को पहले जान लेते हैं, फिर करेंगे चर्चा। मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक यानी MTHL का आधिकारिक नाम अटल सेतु रखा गया है। मुंबई के शिवड़ी से नवी मुंबई के नावा शेवा को जोड़ते इस 6 लेन सी ब्रिज की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जिसका 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र में तो वहीं 5.5 किलोमीटर हिस्सा जमीन पर है। अटल सेतु की वजह से नवी मुंबई, पुणे, गोवा समेत दक्षिण भारत के शहरों में जाने के लिए मुंबई के जाम से निजात मिलेगी, दूरी घटेगी और समय भी बचेगा। मुंबई से नवी मुंबई का सफर महज 20 मिनट में तय होगा। 17,840 करोड़ की लागत से बने अटल सेतु की आधारशिला 2016 में PM मोदी ने रखी थी। 12 जनवरी 2024 में तैयार हुए इस ब्रिज पर कार से लेकर भारी वाहन तक गुजर सकेंगे। हालांकि 2 और 3 पहिया समेत ट्रैक्टर को अनुमति नहीं होगी। अटल सेतु से नवी मुंबई के रियल एस्टेट को एक बड़ा बूस्ट मिलता दिख रहा है। लिहाजा उल्वे, द्रोणागिरी, चिरले, खोपटा, पनवेल समेत कई नए इलाके उभरते दिखेंगे। MTHL के अलावा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट और विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर के चलते नवी मुंबई में एक बड़े कमर्शियल निवेश का अनुमान लगाया जा रहा है। अटल सेतु सिर्फ मुंबई और नवी मुंबई की दूरी ही कम नहीं करेगा, बल्कि विकास के कई रास्ते खोलेगा। मुंबई से पुणे की दूरी में भी भारी कमी आएगी, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा नवी मुंबई को। नवी मुंबई के रियल एस्टेट को एक नया बूस्ट मिलेगा। अकेला MTHL ही नहीं, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर, नवी मुंबई मेट्रो समेत कई और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं जो नवी मुंबई को टॉप रियल एस्टेट मार्केट के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो आज ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए, एक्सपर्ट्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि नवी मुंबई के रियल एस्टेट को, नवी मुंबई की ग्रोथ को, यहां बन रहे निवेश की अपॉर्चुनिटीज को, किस तरह के मौके यहां निकल रहे हैं, इन सारी चीजों को समझेंगे। हमारे साथ कई मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं गुलाम जिया, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक इंडिया। हमारे साथ देवांग त्रिवेदी हैं, MD प्रोग्रेसिव ग्रुप। हार्दिक पंडित हैं हमारे साथ, डायरेक्टर APICES आर्किटेक्ट हैं। भावेश शाह भी हमारे साथ हैं, ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर टुडे ग्लोबल। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले देवांग जी आपके पास आएंगे और मेरा सवाल ये होगा कि MTHL खुल चुका है और खुल चुका है नवी मुंबई के रियल एस्टेट का भाग्य भी, लेकिन MTHL अकेला नहीं है, और भी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हैं जो नवी मुंबई की तस्वीर बदलते दिख रहे हैं। माइक्रो मार्केट के लिहाज से अगर हम देखें तो नवी मुंबई के कौन से इलाके हैं जो अब उभरते हुए दिख रहे हैं? MTHL के आने से सबसे इम्पोर्टेंट जो बदलाव आएगा न्यू बॉम्बे में, वो है उल्वा, द्रोणागिरी, पुष्पक नगर, पनवेल और आउटसाइड एरियाज जहां पर करजत है, कपोली है, वहां पर लोग व्हाट वी से सेकंड होम, थर्ड होम और फार्म हाउसेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारे लोग आएंगे। दूसरा, जो यहाँ पे जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, MIDC का एरिया बहुत बड़े तादाद में खुला हुआ है, बिकॉज यहाँ पर UDCPR के बाद में MIDC में भी बहुत सारा चेंजेस आया हुआ है। सो लॉट ऑफ इंटेलिजेंट और train brain will travel through MTHL to नवी मुंबई फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। दूसरा, मुझे लगता है कि यहाँ पर 25 से 40% इंक्रीज इन रेट्स होंगे, 40% लैंड प्राइसेस में, और 25% मुझे लगता है कि रियल एस्टेट के जो रेट्स है ये सब एरियाज में, उसमें ऊपर आने की संभावना वेरी वेरी स्ट्रांग है। गुलाम साहब, पुणे, ठाणे और मुंबई की नजर से नवी मुंबई अब सेंट्रल पॉइंट बन गया है, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी में तेजी नहीं दिखती है। अभी तक नवी मुंबई में एक बड़ी संख्या में हम देखें तो लोगों को काम करने के लिए मुंबई जाना पड़ता है। अब MTHL आने के बाद कमर्शियल एक्टिविटी नवी मुंबई में बढ़ेगी या फिर अभी वक्त लगेगा? कमर्शियल और ऑफिस स्पेस को लेकर कैसा माहौल दिखेगा? नवी मुंबई में क्या स्थिति देख रहे हैं आप कमर्शियल रियल एस्टेट की? मैं थोड़ा सा मतभेद रखता हूं देवांग जी से कि जो कुछ भी एक यूफोरिया या एक बहुत ही
गोल्डन से पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, वो थोड़े वक्त के लिए रुकना चाहिए। मेरा ख्याल है वक्त सही नहीं है। जहां तक सवाल है एमटीएचएल और एयरपोर्ट का, ये पिछले तकरीबन 10-12 साल या शायद उससे भी ज्यादा पनवेल पेन इस सारे इलाके में इन दोनों चीजों की बात कर करके जितना प्राइस राइज, जितनी मार्केट बनाई जा चुकी है ऑलरेडी, उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होते हुए बहुत ही कम उम्मीद मुझे दिखाई देती है। और उसका एक और जो बड़ा रीजन है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। आज आप अगर ऑलरेडी जो आप नवी मुंबई की बात कर लें, ये यहाँ का मेट्रो तकरीबन 12-15 साल से डिलेड है, अब जाके शायद तैयार हुआ है। तो जो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो आज भी लैकिंग है। या डेफिनेटली मुंबई में भी है, लेकिन कम से कम मुंबई में आपके जो लोकल ट्रेन हैं ये बहुत ही बड़ी लाइफलाइन है। इस किस्म की कोई चीज अब तक के वाशी और पूरे नवी मुंबई, चाहे पनवेल या इवन एक्सटेंडेड, वो अब तक लैक करी है। सो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो एब्सेंस है वो बहुत ज्यादा फील हो रही है। और उसी कारण से अगर हम आज ऑफिस के लिए कमर्शियल रियल एस्टेट या और इस किस्म के दूसरे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर लें, अगर हम उन्हें एरो सिटीज या उसके आसपास कहीं आता हुआ देखना चाह रहे हैं, और ये है गवर्नमेंट की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद अनलेस एंड अनटिल ये जो कनेक्ट है एमटीएचएल से आगे बढ़ के ऑन ग्राउंड अगर कनेक्ट जब तक तैयार नहीं होगा, चाहे वो बसेस हो, मेट्रोज हो, मोनोरेल हो, जो भी हो, वो आम जनता के लिए जब तक के तैयार नहीं होगा, हम सिर्फ अपर एंड की ही बात करते रहेंगे। कि आपके जो एमटीएचएल का भी पर रूट आप 250 रुपीज लेने वाले हो कार का, मुझे नहीं लगता यहाँ पर मिड टू लो एंड के लिए कोई गुंजाइश है। मेरा तो ये मानना है कि एमटीएचएल शायद सिर्फ एक अपर एंड को, अपर क्रस्ट को केटर करेगा। आम जनता के लिए भी बहुत वक्त है इसका एंजॉय करने के लिए। भावेश जी आपके पास आएंगे। नवी मुंबई में लोकल डेवलपर्स तो हैं ही, लेकिन कई बड़े ब्रांड्स ने भी भारी भरकम लैंड बैंक्स बना रखे हैं। कई बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट का ऐलान हो चुका है। जाहिर तौर पर अब उनमें हलचल दिखेगी। अभी औसत भाव क्या है, और नवी मुंबई का अगर हम देखें कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं वो जब पूरे हो जाएंगे तो अगले 5 साल में किस तरह का एप्रिसिएशन देख रहे हैं आप? दीपक जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं एक हिंदी का पुराना कहावत बोलना चाहूंगा कि कहा जाता है कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 डेकेड से लोग बोल रहे थे नवी मुंबई का टाइम आएगा, पर लोग कह रहे थे कब आएगा, तो आज वो टाइम आ गया है। और प्राइजेस पे बात करने से पहले मैं गुलाम जी से थोड़ा सा, गुलाम जी मुझसे बहुत सीनियर है, नाइट रैंक पे है, पर थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूंगा। गुलाब जी ने कहा कि नवी मुंबई में प्राइसेस इन्फ्लेटेड है, 250 रुपया आपको लग रहा है। तो आई थिंक जब प्राइस की बात की जाए तो मेरे ख्याल से जो प्राइस स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड की है 250 से, यानी 250 रुपया वन वे है, 375 रुपया राउंड ट्रिप है। बट साथ में ये अनाउंसमेंट भी किया है कि डेली आने वालों के लिए एक पास बनाया जाएगा कि जो इसके मुकाबले कंपेरेटिवली सस्ता रहेगा। आप एक बार इमेजिन कीजिए, अगर डेली पास, गुलाम जी आप हंस रहे, लेट मी कंप्लीट। तो आप इमेजिन कीजिए अगर 200 रुपए का पास है और अगर 6,000 रुपए मुझे मंथली पास मिलता है, तो देर इज नो रीजन व्हाई आई शुड नॉट ट्रैवल टू मुंबई एंड लिव अ क्वालिटी लाइफ इन नवी मुंबई। जहां तक प्राइजेस की बात की, तो मुझे लगता है कि नवी मुंबई का जो विनिंग फैक्टर है वो प्राइजेस ही है। जहां पर आज मुंबई के अंदर आप 1 करोड़ के 1 BHK की बात करते हैं, वहां पर नवी मुंबई में आज भी ऐसे डेवलप्ड एरिया है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है, उसके बावजूद भी 1 BHK की प्राइस 35 to 40 लाख दीपक जी चालू होती है। तो लोग आज धीरे धीरे ऐसे एरियाज की तरफ जाना चाहते हैं जहां पे बड़े टाउनशिप के प्रोजेक्ट्स आ रहे हो। आपने बोला नवी मुंबई में, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। नवी मुंबई में मुझे पर्सनली पता है कि कम से कम 4 ऐसी टाउनशिप आ रही है जो 25 एकड़ से बड़ी टाउनशिप है, और वो सारी टाउनशिप मेट्रो के आजू बाजू में है, जहां से आप कनेक्ट होके बहुत जल्दी स्टेशन पे पहुंच सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन इफ यू आर लिविंग इन अ टाउनशिप जो 25 से 30 एकड़ की है, जहां पे 40 से 50 लाख का स्टार्टिंग प्राइस है, आपको सोशल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप एक क्लीन सिटी में रहते हैं, पिछले 15-20 सालों में डाड़ का कोई माहौल नहीं है, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट प्लेस। भावेश जी आपकी बात पर गुलाम सर कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक छोटी सी चीज है भावेश जी, शायद अगर आप देखना चाहोगे कि यहाँ महाना पास 12,500 का है, 6,000 का नहीं है। जो आप जिसकी बात करते हैं उसका दुगना है। बहरहाल बस इतना ही। ओवर टू यू दीपक जी। तो वही मैं अफोर्डेबल है अगर मुंबई में काम करना है और अगर आपको EMI बचाना है तो 1 करोड़ का प्लस और 40 लाख का, अगर 60 लाख की बचत, 12,000, तो आई थिंक दैट्स अ गुड प्राइस टू पे। ये जो बात कही जा रही है कि एमटीएचएल की वजह से भाव आसमान पर पहुंच जाएगा, कहीं कहीं मैं पढ़ रहा था 50% तक भाव बढ़ेंगे। जैसा कि आपने कहा कि 2013 के बाद से ऑलरेडी इन इलाकों में भाव तेजी से बढ़े हैं। अपर सेगमेंट के लिए कनेक्टिविटी तो ठीक है, लेकिन जिन्हें लोकल बसों में सफर करना पड़ता है, लोकल ट्रेन में सफर करना पड़ता है, जो सबसे अधिक ट्रेवल करते हैं,
उनके लिए अब भी जीवन वैसा ही होगा क्या? ये ओवरऑल तो करंटली वही वातावरण दिखाई दे रहा है कि मैं जानता हूं और आई एम श्योर मेरे दूसरे लर्नेड पैनलिस्ट भी जानते हैं कि पिछले 10 साल में कई लोकेशंस में भाव भाव कम से कम दुगने से ज्यादा ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। अगर आप उल्वे की ही बात कर लें, उल्वे एक वक्त था जब कारपेट एरिया तो नहीं, उन दिनों बिल्ड एरिया था, 2,000 रुपए स्क्वायर फीट से तकरीबन 6,000 स्क्वायर फीट तक जा चुका है। तो अब ये है कि कहाँ तक जाएगा, ये एक अटकलें लगाई जा सकती हैं, लेकिन ये वक्त की बात है। और मेरे लिए, चूंकि मैं मैक्रो पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, जब तक कि जिस शख्स ने डबल भाव में वो प्रॉपर्टी खरीदी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना इंप्रूव नहीं होता, तब तक कि वो कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से आग लगाने की कोशिश करें, लोगों को ये बताएं कि भाई आप डबल ले लो, आज ले लो, 2 साल में डबल हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव बन नहीं पा रहा, क्योंकि ओवरऑल ना तो पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से मौजूद है, और जो सोशल या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत आवश्यक है। उसके बगैर ये सारी चीजें सिर्फ हवा में है। हार्दिक जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि नवी मुंबई पूरी तरह से प्लान्ड है, ग्रीनरी है, सीबीडी है, और सबसे अच्छी बात कि वर्टिकल डेवलपमेंट के साथ ही प्लॉटेड डेवलपमेंट भी खूब सारा है। लेकिन एक आर्किटेक्ट के नजरिए से आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये जो 50% भाव बढ़ने की बात कही जा रही है, उसे कैसे देख रहे हैं? किस तरह के प्रोजेक्ट अब यहां पर आते हुए दिखेंगे, किन प्रोजेक्ट में तेजी दिखेगी? थैंक यू दीपक जी फॉर हैविंग मी ओवर। तो अभी तो आई थिंक सो काफी सारे पैनलिस्ट ने बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्यूज अपने अपने दिए हैं। तो जैसे आपने बताया ना, तो मेरा एक पूरा मैक्रो पर्सपेक्टिव है। अगर जो आपको तो डेफिनेटली सबको पता ही होगा कि न्यू बॉम्बे, नवी मुंबई जो सिटी है, वो 1970 में प्लान की गई थी। और हिस्ट्री आपने देखा होगा तो उसको कंसीव करके कंप्लीट प्लानिंग, सब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने को उनको काफी टाइम लग गया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब भी वहाँ पे उन्होंने जो मस्जिद बंदर से जो दाना बंदर बोलते थे, विच इज द एपीएमसी मार्केट, जब भी वो शिफ्ट हुआ, तभी वहाँ का ग्रोथ में थोड़ा एक मैग्नेट आया। तो एंड सेकेंडली वो सब पॉसिबल कब हुआ, जब भी वो उनका जो ब्रिज का कनेक्टिविटी, वाशी ब्रिज का कनेक्टिविटी था तब। तो ये MTHL आई एम सीइंग के भी दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जो उनको एक थर्ड मुंबई बनाना है। आज नई मुंबई को भी प्लान कंसीव करके आज इट इज भी 50 साल के ऊपर हो गया है। जो हिसाब से अपनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो हिसाब से डेफिनेटली वी नीड सम मोर एरिया टू ग्रो, एंड उसके लिए कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। और गुलाम साहब ने सही बताया कि जब तक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नहीं आएगा, तब तक उसका ग्रोथ होना, एक स्पर्ट आना डिफिकल्ट है। जैसे नवी मुंबई में भी जब भी उनका रेल कनेक्टिविटी आया अपना लोकल ट्रेन का, उसके बाद ही वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, जो माइग्रेशन हुई, वो बाद में आया। बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिससे वो एरिया का एक डेवलपमेंट होगा। अभी जैसे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी NDTA के द्वारा उल्वे, पेन, पनवेल, उरन, करजत के अराउंड एक थर्ड मुंबई प्लान कर रहे हैं, विच इज अराउंड 323 स्क्वायर किलोमीटर, जो न्यू बॉम्बे के एरिया के करीब है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तो जब ये सब प्लान होगा, जब रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आएगी, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, तभी वो एरिया का ग्रोथ पोटेंशियल पूरा एक्सप्लोर होगा। लेकिन तब तक जब भी लाइक देवांग साहब ने बताया कि जो एलिट पीपल है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, दे विल डेफिनेटली टू स्टे इन गुड फार्म हाउसेज एंड स्टे देयर। सो इमीडिएटली दोज विल बी द डेवलपमेंट जो आएंगे, एंड उसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिविटी देयर विल बी इंक्रीमेंट इन द लैंड प्राइसेस। ऑफ कोर्स रेसिडेंशियल या कमर्शियल है, उसको थोड़ा वक्त लगेगा। तो बिल्कुल नवी मुंबई के इस नए इलाके पर, नवी मुंबई के इस डेवलपमेंट पर, यहाँ के रियल एस्टेट पर चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत जुड़ेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज हम चर्चा कर रहे हैं नवी मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट पर, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने MTHL का उद्घाटन किया है, और उसके बाद से नवी मुंबई के कुछ इलाके बड़ी तेजी से उभरते हुए दिख रहे हैं। बहुत तेजी से यहां पर हलचल दिख रही है, बात हो रही है 40% भाव बढ़ेंगे, 50% भाव बढ़ेंगे। लेकिन हकीकत क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है, उसका जायजा हम ले रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देवांग जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप क्रेडाई से भी जुड़े हुए हैं, तो आप और साथी डेवलपर्स अब इन इलाकों में क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं?
किस तरह के नए लॉन्च लेकर आ रहे हैं? अभी आप न्यू बॉम्बे का जो डेमोग्राफ देखेंगे, सो ओवरऑल अर्लियर पीपल यूज्ड टू कम हियर ओनली फ्रॉम प्राइस फैक्टर. अभी पीपल आर कमिंग हियर आउट ऑफ चॉइस कि यहाँ पर रहना है मुझे, एंड प्राइस इज सेकेंडरी. सो वी आर कमिंग अप विद अपार्टमेंट्स इन वाशी एरिया, prime locations, and they are upwards of 10 crore plus segment. If you are looking at the supply side in terms of the entire Palm Beach, we are seeing 1 crore square feet of work coming in the range of 12, say like a 25,000 rupees a square feet in terms of saleable area. And in terms of carpet area, it is at par with Matunga, Sion, Chembur and other places, around 40 to 50,000 rupees a square feet. So this kind of people are coming. Finally, a developer would not want to make a product without कि इस तरीके के buyers नहीं है. आज उल्वा में जाएंगे तो roughly around 12 to 15,000 rupees is the lowest rate on carpet area which is available. Now there are some new launches which are coming in the range of 18 to 20,000 rupees, and there is also a strong buyer interest in this. So we are having in Ulve, Vashi, Koparkhende, Gansoli and पेरीफरी जो है पनवेल का पेरीफरी, वहां पर एटलीस्ट 25 एकड़, जैसे भावेश भाई ने बताया, ऑलमोस्ट ही सेइंग 4, बट टाउनशिप व्हिच आर इन पाइपलाइन इज ऑलमोस्ट 3 times or 4 times more, from 25 acres to say 75 acres के बीच में अराउंड 10 to 12 टाउनशिप्स आने वाली है. भावेश जी, आपका क्या रुख है? आप भी बड़े प्रोजेक्ट, टाउनशिप प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे? क्योंकि अफोर्डेबल लॉन्च को लेकर कहीं बहुत अधिक बातचीत होती नहीं दिख रही है यहाँ पर. तो सर हम बात कर देते हैं उस बारे में जो आपकी दिल की इच्छा पूरी कर देते हैं. तो दीपक जी, हमारा व्यू पॉइंट थोड़ा सा अलग है. एज ए डेवलपर हमारा हमेशा से मानना रहा है कि नवी मुंबई एक ऐसा अल्टरनेट डेस्टिनेशन है उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम होम बायर है, जो अफोर्डेबल घर खरीदना चाहते हैं. आप 2011 का सेंसस देखिए, अप्रोक्सीमेटली 11 लाख के आसपास पॉपुलेशन था. ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो 30 से 35 इयर्स के यंग लोग हैं. तो हमारा फोकस एज अ डेवलपर हमेशा ALC फैक्टर, अफोर्डेबल लग्जरी विद कनेक्टिविटी. तो हम ऐसे घर बनाते हैं जो 40 लाख से 1 करोड़ के बीच का सेगमेंट हो. अभी हम एक टाउनशिप लॉन्च कर रहे हैं जो 30 एकड़ की टाउनशिप है, फुल्ली रेजिडेंशियल टाउनशिप है, जहां पर 1 BHK की कीमत कम से कम 50 लाख के आसपास होगी और 2 BHK की 80 लाख के आसपास होगी. 70 to 80 एमेनिटीज है. फोकस ये है कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर है, जो या तो पहले रेंट के घरों में रहा हो या फिर हस्बैंड वाइफ एजुकेशन के बाद इतना पैसा कमा रहे हैं कि लाख रुपए के आसपास इनकम है और 40-50 हजार के आसपास EMI भर सकते हैं, वो हमारे टारगेट क्लाइंट है. तो हमारा फोकस हमेशा मास हाउसिंग बनाना और मास हाउसिंग बेचना रहा है. तो रादर देन मेकिंग अ 10 crore 50 flats, वी बिलीव इन सेलिंग 5,000 फ्लैट्स वर्थ 70 to 80 लाख. तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और अफोर्डेबल ही हमारा फ्यूचर में भी फोकस रहेगा, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी विजन रहा है. अफोर्डेबल में फोकस रहेगा, ये तो अच्छी बात है. बहरहाल गुलाम सर, आपसे फाइनल कमेंट लेकर इस चर्चा को समाप्त करेंगे. देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमें मुल्क को उस मकाम पर ले आया है कि इसके आगे तरक्की की राहें खुलती हुई दिख रही हैं. लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पहलू हम हमेशा रियल एस्टेट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप यकीन माने जैसे ही आपका मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक तैयार हो रहा है तो मुंबई को आप कई सारे एकर्स एंड एकर्स के नए टाउन से कनेक्ट कर रहे हो. तो जिस मुंबई की हम अब तक बात करते चले आए थे कि आइलैंड सिटी है और लैंड की स्कार्सिटी है, आपने सडनली इनफाइनाइट लैंड ओपन कर दी. तो अगर आप इकोनॉमिक्स अगर देखें तो ये सारे प्रोजेक्ट के होने के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद आपकी रियल एस्टेट प्राइस में गिरावट आनी चाहिए. क्योंकि वही रियल एस्टेट जो आज आप साउथ मुंबई में मारामारी करके खरीदते थे, आपको आसपास की लोकेशन में उससे कम डिस्टेंस पे बेहतर रियल एस्टेट मिलता हुआ दिखाई देगा. तो ये जो प्राइस की जो आर्ग्यूमेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से प्राइस बढ़ना, ये इकोनॉमिक्स को सेटिस्फाई नहीं करता. और मैं ये समझता हूं गवर्नमेंट का फोकस यही है. पिछले 10 साल से हम देखते चले आ रहे हैं, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है और रियल एस्टेट प्राइस में इन्फ्लेशन ना आए, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ना ये कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया तो प्राइसेस बढ़ा दे.
बिल्कुल, ये अहम बात कही आपने। जाहिर तौर पर एमटीएचएल या दूसरे फ्लैगशिप इंफ्रा प्रोजेक्ट की वजह से नवी मुंबई के रियल एस्टेट को एक बड़ा फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन इलाकों में जमीन की कोई कमी नहीं है, तमाम बड़े प्रोजेक्ट इन पाइपलाइन नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद आम घर खरीदारों से हमारी अपील होगी कि एक जो बबल बनाने की कोशिश हो रही है, 40% भाव बढ़ जाएंगे, 50% भाव बढ़ जाएंगे, तुरंत ले लीजिए नहीं तो हाथ में लेंगे, इस तरह के भ्रम में ना पड़े। इसे फोमो स्ट्रेटेजी कहते हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, ताकि आपसे औने पौने भाव पर आपको प्रॉपर्टी बेच दी जाए। यहां आपको बहुत सावधान रहना है, खूब जांच पड़ताल करनी है। थोड़ा महंगा ले लीजिए, लेकिन किसी ऐसे प्रोजेक्ट में मत फंसिए जिसको पूरा होने में ही दिक्कतें आने लगें। आपको जानकारी होगी कि आज भी करीब 5 लाख से अधिक घर ऐसे हैं देश भर में जो किसी न किसी कारण से अटके हुए हैं। तो जहां पर भी निवेश करिए, सोच समझ के, देख दाख के निवेश करिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका गुलाम सर, देवांग जी, भावेश जी और हार्दिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के इस शो में फिलहाल इतना ही। अगले शो में करेंगे प्रॉपर्टी सेक्टर के किसी और मुद्दे पर बात। तब तक के लिए नमस्कार।